Good morning, students. Once again, we are in the session of social science, and the topic is the rise of nationalism in Europe. Students, I told you previously about the nationalism, that how nationalism came into existence in Europe, how the emergence of nation state took place, Napoleonic Code in France, what has happened, that Napoleon has made this Napoleonic Code, and how the nationalism came into existence and become so powerful that middle class and the ideology of liberalism was quite popular in that class. Conservatism, what was it, and how the Treaty of Vienna was signed after the defeat of Napoleon. तो आप लोगों को ये चीज़ मैंने पहले बता दी है कि नेपोलियन किस तरह से डिफीट हुआ और जो ट्रीटी ऑफ वियना थी उसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई। बार्बन डायनेस्टी को उसका अधिकार मिल गया राज्य करने का, और कई जो राज्य थे, सम प्रोविंसेस वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विनर्स। फ्रांस के जो कई उपनिवेश थे वो उनके बीच में बट गए। तो ये आपने देखा। Now we have to see the another topic that you are seeing here, the age of revolution. Age of revolution in 1830 to 1848. This time period was the age of revolution, it is considered, because in Europe, in many parts, the revolution took place, especially the states of Italian states and German states, which were the part of ओटोमन एम्पायर, जो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा थे, उनमें नेशनलिज्म और लिबरलिज्म ये तेजी से बढ़ा। तो किस तरह से क्या हुआ, आयरलैंड और पोलैंड ये भी एक ऐसी जगह थी या ऐसे हिस्से थे जहां पर रिवॉल्यूशन तेजी से बढ़ने लगा। वी कैन कंसीडर दैट इन फ्रांस 1830, जुलाई 1830, द फर्स्ट अनरेस्ट और यू कैन से अपहीवल, मतलब स्वतंत्रता के बारे में ये ज़्यादा जो था, मतलब लोगों के बीच में ये था कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। जो पुराने मानदंड हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको हमें ख़त्म करके और आगे बढ़ना चाहिए, और रूल ऐसा हो जिसमें किंग के पास ज़्यादा अधिकार ना हो, आम आदमी के लिए ज़्यादा सोचा जाए। ऐसा ये रिवॉल्यूशन का मोटो था, और फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 1830 में। जुलाई का जो रिवॉल्यूशन था, दैट स्पार्कल्ड अपराइजिंग इन ब्रसेल्स एंड लेड बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। बेल्जियम जो था वो इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ब्रसेल्स। हेलो, वंस अगेन आई एम जॉइनिंग यू। आई वाज टेलिंग यू अबाउट the age of revolution, and what I said to you that Greece is a country in Europe, and in 1821 the independence struggle took place there, and in 1832 a treaty of Constantinople was signed, and according to that the Greece was declared as independent nation. So by that way you come to know that this time duration of 1830 to 1848 was the age of revolution, because the unrest in different parts of Europe was taking place and many of the countries were trying to get independence. इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो पूरा एक समय रहा 1830 से 48 के बीच का, इसमें ये स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल जो था वो तेज हुआ, और इसमें कई हिस्से स्वतंत्र भी हो गए। तो ये आपने देखा एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ पर ले चलता हूँ। नाउ द नेक्स्ट इज द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, दैट पॉइंट यू आर सीइंग हियर। किस तरह से एक राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, ये हमें देखना है। सो हियर द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बट हियर आई वांट टू से दैट डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इज नॉट ओनली पॉसिबल थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन। मतलब
ज़मीनी लड़ाई लड़के या युद्ध के द्वारा और अपने देश को बढ़ा लेना, यही नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म असल में वो चीज़ मानी गई है जिसको बढ़ावा देने में कल्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। थ्रू द कल्चर द आइडिया ऑफ नेशन केम, एंड आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, दिस इनिशिएटेड पीपल्स टू टेक पार्ट इन, एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज अरोज्ड बाई दीज। मतलब कल्चर, अगर ये कविताएं और ये सब आप पढ़ते हैं, इनको पढ़ने के बाद आपके मन में एक राष्ट्रीयता की भावना आती है। जो स्टोरीज़ हैं और जो नॉवेल्स हैं, इन सब को देखने के बाद ये सब हमारा कल्चर का हिस्सा हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावनाओं को भर देती हैं। तो इमरजेंस किस तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग का हुआ, उसके अंदर कल्चर का एक महत्वपूर्ण रोल है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, फोकसिंग ऑन emotions, institution and mystical feelings. They try to create sense of shared collective heritage as the basis of nation. जो इसमें हम कह सकते हैं कि आर्टिस्ट, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न और साइंस का जो फोकसिंग उसमें हो रही थी उस पर, उसके बजाय उन्होंने इमोशंस और मिस्टिकल फीलिंग्स पर ज़्यादा जोर दिया, ताकि लोगों के अंदर की भावनाओं को ज़्यादा उसको पोषण दिया जा सके, उनको नेशनलिज्म की तरफ लाया जा सके। कभी भी किसी व्यक्ति को देशभक्त बनाने के लिए आप जानते हैं, कविताएं, कहानियाँ, स्टोरीज़ जो हम सुनाते हैं, उन सब से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये भी उस समय के जो आर्टिस्ट थे, मतलब जो पोइट्स रहे होंगे, ड्रामेटिशियंस रहे होंगे, उन्होंने ये बात सोची होगी। रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ये एक रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर हुए हैं, एंड क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। दासवॉक नाम की उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि ट्रू जर्मन कल्चर क्या है, पैट्रियटिज्म क्या होता है। इस चीज़ को उन्होंने इसमें अपनी बुक में बताया। एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस पर्सन वाज 1744 टू 1803। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इमरजेंस ऑफ नेशनल फीलिंग में आपका कल्चर जो है उसका क्या रोल रहा है। मतलब आर्ट, हिस्ट्री, नॉवेल्स, स्टोरीज़, इन सब ने लोगों के मन में किस तरह से क्या पैदा किया, ताकि नेशनलिज्म की भावना लोगों में आ सके, एक नेशन स्टेट की भावना लोगों में आ सके। अगला पॉइंट हम देखते हैं। आई एम गिविंग यू दिस समरी ऑफ दिस लेसन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप का मतलब है कि एक समय ऐसा आया जिसमें बहुत ज़्यादा भुखमरी टाइप की स्थितियां बन गई। हार्डशिप मतलब लोगों के पास अपना रोज़गार नहीं रहा, उनको अपना 2 टाइम का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया। तो ऐसी जो क्राइसिस आई, ऐसी जो नौबत आई, उस समय क्या रहा और उस समय के पॉपुलर रिवोल्ट क्या थे। सो वी कैन कंसीडर दैट 1830, आफ्टर द ईयर ऑफ 1830 देयर वाज एन इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। मतलब एक आर्थिक स्थिति का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब चल रही थी यूरोप में 1830 के बाद। The first half of the 19th century saw an economic increase in population all over the Europe. The population from rural migrated to the cities to live in overcrowded slums. एक समय आया जब 19th सेंचुरी की शुरुआत जो चल रही थी उसमें पॉपुलेशन यूरोप की थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो लोग थे यूरोप में वो रूरल एरियाज से निकल कर माइग्रेट हुए, मतलब आकर बस गए सिटीज़ में। जब सिटीज़ में पूरी व्यवस्था बसने की नहीं होगी तो स्लम्स डेवलप हुए। स्लम्स का मतलब होता है जो झुग्गी झोंपड़ी टाइप का, इस तरह से बिना अच्छी व्यवस्थाओं के रहना, जिनमें अच्छी सुविधाएं ना हो, उनको कहा जाता है स्लम्स। तो ऐसे स्लम्स डेवलप हुए सिटीज़ में और वो ओवर क्राउडेड हो गए, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ बसने लगी। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इन द टाउन वॉज एक्सट्रीम इन 1845. Weavers of Silesia village had led a revolt against contractors
who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment. एक घटना महत्वपूर्ण है 1845 की, ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। एक सिलिशिया एक विलेज था, ठीक है, एक टाउन जिसको हम कह सकते हैं, उसमें एक रिवोल्ट हुआ जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ने जो सप्लाई करता था रॉ मटेरियल एंड जो आर्टिजन्स थे, जो बनाने वाले थे, कारीगर वगैरह, उनको वो देता था और उनसे फिनिश टेक्सटाइल वो लेता था। लेकिन उसने बहुत ही मतलब अजीब तरीके से उनको जो पैसा दिया जाना था वो बहुत ही कम कर दिया, उनका रिम्यूनरेशन उसने बहुत ही कम कर दिया। तो क्या होता है, जब ये पेमेंट जब रिड्यूस हुए तो 4th June at 2 p.m. This incident is totally depicted here in a proper manner. A large crowd of weavers marched in Paris up to the mansion of their contractor. जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके मैंशन मतलब उसकी बिल्डिंग तक उसके कर्मचारियों ने मार्च किया, क्योंकि उनका पैसा उन्होंने कम कर दिया था। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बहुत पैसा कम दे रहे थे उनको, कॉन्ट्रैक्ट जो किया बनाने का। तो ये 4 जून की बात है, 1845 4 जून दोपहर 2 बजे इस तरह का एक मार्च उसके मकान, उसके घर तक का, उन फैक्ट्री से लेकर घर तक उन कारीगरों ने निकाला। ये एक शुरुआत थी। दे वर ट्रीटेड विद स्कॉटन एंड ट्रीट्स अल्टरनेटली बाय द कॉन्ट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ आर्मी। इस मार्च को दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए उसने आर्मी की सेना की मदद ली उस कॉन्ट्रैक्टर ने। वो रसूख वाला आदमी होगा, धनवान होगा, इसलिए उसने राज्य सरकार से ये मदद मांगकर उन मजदूरों पर जो कारीगर थे उनको दबाने का ब्रूटली प्रयास किया, बर्बरता से उसको दबाया। इन 1848 फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट brought population of Paris out of on the road. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. This time of 1848, there was a food shortage in Europe, and this I am depicting here, that is related with France. At that time in France, Louis Philippe was ruling, and what happened that due to the shortage of food, the people's march on the road that they don't have anything to eat, and they were against the ruler. And this you can say whatever the incidents happened, that was so furious that the Louis Philippe king was forced to flee, मतलब उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। ऐसी स्थिति फ्रांस की सड़कों पर लोगों के बीच आ गई, क्योंकि भुखमरी की स्थिति थी, फूड की शॉर्टेज थी। A national assembly proclaimed a republic and granted suffrage to adult males above 21 and guaranteed their right to work. एक नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड हुई जिसमें रिपब्लिक और राइट्स जो होते हैं, सफरेज मतलब मताधिकार, एडल्ट सफरेज मतलब वयस्क मताधिकार होता है, लेकिन ये मेल के लिए ही था, और ये 21 ईयर की एज को जो क्रॉस कर चुके थे उनके लिए ये था। उसने ये गारंटीड किया कि इस एज के ऊपर के जितने भी मेल्स हैं वो असेंबली में इलेक्ट होने वाले जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए वोटिंग कर सकेंगे। अब हमें एक पॉइंट पढ़ना है, द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो आप देख रहे हैं 1848 में। Liberals, some peoples were there, their attitude for revolution was liberal, means they want that the woman should be the part of this revolution. Human means the 50% population of Europe. If we are not including them, then this struggle will not get a completion. तो उनका सोच था कि अगर हम महिलाओं को भी इसमें साथ ले लेते हैं तो ये एक बड़ी कामयाबी की ओर हम जा सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने वुमेंस को, मिडिल क्लास वुमेंस को बहुत ज़्यादा इसके साथ कंबाइंड किया और डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट की डिमांड उन्होंने अपनी रख दी।
तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये स्ट्रगल में लिबरलिज्म किस तरह से था ताकि वुमेन को भी शामिल किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये जो पूरा डिमांड जो था, ये डिमांड पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल एक बेसिस पर बनाई थी और उसके अंदर क्या था, दे डिमांडेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मीन्स लोगों को अधिकार हो कि वो आपका फ्रीडम का, प्रेस का फ्रीडम हो ताकि हम अपने बात को कह सकें प्रेस के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब बनाने का भी अधिकार हमें हो। तो ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज मे रिवॉल्यूशन। This is an important topic related, so I would like to tell you something about what is May Revolution. On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in festive procession to take their place in Frankfurt Parliament. फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी की, वहाँ पर 18 मई को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स 1848 18 मई ये पूरे इन्होंने मार्च किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ओर। मतलब ये इलेक्टेड मेंबर्स थे और अब ये अपनी पार्लियामेंट को संचालित करेंगे। तो 831 लोगों ने इस प्रोसेशन में हिस्सा लिया जो कि इलेक्टेड थे। कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ये जो पार्लियामेंट जो हुई थी ये सेंट पॉल चर्च में इसको किया गया। द ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्ची सब्जेक्ट ऑन पार्लियामेंट। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर मोनार्च मतलब राजा जो था उसको भी अधिकार दिए गए और पूरी जो पार्लियामेंट थी उसका अध्यक्ष या जो हेडेड बाय था वो राजा ही था, किंग था। When the duties offered to the crown these terms of Frederick William IV, the King of Prussia, he rejected and joined other monarchs to oppose the elected assembly. ये जो असेंबली बनी थी, इस असेंबली में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि राजा हमारा हेड होगा इस पार्लियामेंट का और उसकी कुछ कुछ ड्यूटीज़ होंगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी ड्यूटीज़ बताई गई तो उसने उसको अपने उसमें सम्मान में बुरा माना और उसने सोचा मुझे भी कोई काम दिया जा रहा है जबकि तो मैं राजा हूँ। तो उसने इस बात को, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। कौन था किंग उस समय? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। ये प्रुशिया का किंग था। प्रुशिया जर्मनी का ही हिस्सा है और वहाँ पर वो किंग था जिसको कि उन्होंने चुना था अपना हेड। तो उसने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और दूसरे किंग्स को उसने ज्वाइन किया और साथ ही साथ ये जो असेंबली चुनी थी इसका भी विरोध किया। ये इलीगल है। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास who resisted the demands of worker and artisans and consequently lost their support. In the end, the troops were called in and the assembly was forced to disband. This assembly was made of the middle class peoples and they have demanded for the rights of artisans, farmers and common people, but gradually they lost their support. उन्होंने उस पर पूरी असेंबली में मिडिल क्लास पीपल शामिल थे लेकिन उन्होंने अपना सपोर्ट धीरे धीरे खो दिया और एक दिन ऐसा आया when the troops were called in the assembly and this assembly was disbanded, मतलब उस असेंबली को भंग कर दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं मे रिवॉल्यूशन 18 मई को 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्होंने मार्च किया फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट में। जो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट जो थी वो सेंट पॉल चर्च में कंडक्ट की गई थी। इन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें जर्मन नेशन को पूरा एक नेशनल स्टेट बनाया और साथ ही साथ उनका हेड बनाया उन्होंने किंग को, जो पार्लियामेंट का हेड होगा और उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ होंगी। उस समय फ्रेडरिक विलियम फोर्थ किंग था प्रुशिया का, मतलब जर्मनी का किंग था। उसने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, दूसरे राजाओं को ज्वाइन कर लिया और ये कहते हुए कि मैं इनके साथ नहीं काम करना चाहता और इनको भी भंग किया जाए, उनका विरोध किया।
पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। उन्होंने वर्कर्स और आर्टिजन्स इनकी मांगों के लिए अपना पक्ष रखा, लेकिन धीरे धीरे वो दूसरे क्लासेस से अपना सपोर्ट खोते चले गए। और एक दिन आया जब ट्रूप्स बुलवाए गए, मतलब आर्मी के ट्रूप्स, सैनिक लोग आए और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर घुस करके और इस पूरी व्यवस्था को भंग कर दिया। तो इस तरह से आप ये मे रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक और बच रहा है, इश्यू ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू द वुमन। मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। व्हाट वाज द इशू? लेट अस सी। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू द वुमन वाज controversial, one within the liberal movement in which the large number of women had participated actively over the years. वुमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए, ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था। लिबरल्स जो थे वो मूवमेंट में, लिबरल्स मतलब जो उदारवादी थे, वो वुमेन को इसमें हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी था जो इसका विरोधी था। फिर भी इस टाइम में क्या हुआ, वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। महिलाओं ने अपनी अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, फाउंडेड न्यूज़पेपर चलाए, एंड हैड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मूवमेंट, और साथ ही बढ़ चढ़ करके पॉलिटिकल मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया। इन 1848 कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस द लिबरल मूवमेंट बट कुड नॉट रेस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। 1848 में कंजर्वेटिव और लिबरल्स, ये दो हिस्से थे। लिबरल्स जो थे वो तो वुमन को बहुत अच्छा अधिकार देना चाहते थे, लेकिन कंजर्वेटिव मतलब जो पुरानी परंपराओं के उसको पोषक थे, उनका कहना था कि वुमन को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए। और बाद में एक ऐसी स्थिति आई कि कंजर्वेटिव्स ने अपना दबाव बना दिया और कंजर्वेटिव उन पर हावी हो गए और वुमन से पूरे अधिकार वापस ले लिए गए। लेकिन फिर भी स्थिति जैसे 1848 से पहले थी, ऐसी वो स्थिति को पूरी तरह से बहाल नहीं कर पाए, लेकिन पूरी तरह से राइट्स भी वुमन को नहीं मिल पाए। तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल इशू था जब वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इसमें दो ग्रुप्स के अंदर क्लैशेस थे, एक कंजर्वेटिव थे जो नहीं देना चाहते थे, और एक जो थे लिबरल्स थे जो उनको अधिकार देना चाहते थे। सर्फडom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominions and in Russia. आपको मैं सर्फडोम के बारे में बता चुका हूँ। सर्फडोम वही बॉन्डेड लेबर की तरह होता है। इसमें किसी ने कर्जा लिया तो उसको उसके फादर का कर्जा चुकाने के लिए काम करना पड़ता है। तो आपने देखा कि ये सर्फडोम और बॉन्डेड लेबर अबोलिश्ड हो गए, मतलब खत्म कर दिए गए। हाब्सबर्ग का डोमिनियन स्टेटस जो रशिया में था, उसमें इस चीज़ को वो बंद कर दिया गया। तो आज मैंने आपको ये पूरा इसमें बताया। प्लीज़ रीड द बुक। दिस इज़ द समरी ऑफ ऑल द इंसिडेंसेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम, what has happened in 18th century, 18th to 19th century means 1800 to 1900 in Europe. That development of nationalist movement that is depicted here, and I tried my best. Please read the books carefully and go through it whenever we will have time. I tried my best with the language Hindi also. मैंने आपको कोशिश किया है हिंदी में भी आपको समझा दूँ, और इस तरह से आपने इसको देखा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप किताब पढ़ें और इसको करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू यू।